क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ। एरिड क्लाइमेट की क्या खुसूसियात है, सेमी एरिड की क्या खुसूसियात है, ह्यूमिड क्लाइमेट की क्या खुसूसियात है। ह्यूमिड मतलब वेट वेट टाइप का जो होता है ना, ज्यादातर नॉर्दर्न उसमें क्लाइमेट्स, ये तीन ही एक्चुअली होने चाहिए थे हेड्स। एरिड मतलब खुश्क, सेमी एरिड मतलब खुश्क लेकिन थोड़ा बहुत नमी, ठीक है, और ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब बहुत ज्यादा नमी। बहुत ज्यादा नमी कहाँ होगी, जब प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी, स्नोफॉल या रेनफॉल वगैरह। सेमी एरिड कहाँ होगा, जहां ज्यादातर ड्रॉट्स होंगे लेकिन बीच बीच में कहीं कभी बारिश हो जाती हो, ठीक है। और एरिड कहाँ होगा, एरिड जहां पर बारिश का नामो निशान नहीं। इसके अलावा सेमी एरिड थोड़ा बहुत वहां भी हो सकता है जो समंदर के पास हो, तो वहां समंदर में मॉइस्चर वाली हवाएं मौजूद होती है, तो थोड़ा बहुत समंदर के बिल्कुल पास वाले इलाके वो एरिड हो जाए, वो सेमी एरिड हो सकते हैं कि होता तो खुश्क लेकिन समंदर पास है इसलिए थोड़ी मॉइस्चर वाली हवाएं मौजूद है, ठीक है। अच्छा, हाईलैंड क्लाइमेट का एक अलग से हेड बनाया हुआ है, हालांकि हाईलैंड क्लाइमेट क्या है, ऊंचे लैंड्स वाला जो क्लाइमेट है ना, वो भी अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, प्रेसिपिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। लेकिन उसको एक अलग से हेड बनाया हुआ है कि इसकी इंपॉर्टेंस एक अलग से है, ठीक है। तो एरिड क्लाइमेट, खुश्क क्लाइमेट की खुसूसियत क्या है, पाकिस्तान के अंदर जहां खुश्क क्लाइमेट लाए करता है वो कारान डेजर्ट, थर्ड डेजर्ट वाला वो वाला रीजन, बहुत हॉट समर्स होती हैं, ठीक है। विंटर्स हल्की फुल्की विंटर्स लगती हैं, वो बहुत ज्यादा सख्त विंटर्स नहीं होती, हल्की फुल्की विंटर्स होती, समर्स बहुत ज्यादा हॉट होती है। और एनुअल रेनफॉल जो है ना, सालाना रेनफॉल 100 मिलीमीटर से भी कम होती है डेजर्ट एरियाज के अंदर। फिर आ जाते हैं सेमी एरिड। सेमी एरिड है अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन वाला, याद रखना क्या है वो, सेमी एरिड है। वहां पर रेनफॉल थोड़ी ज्यादा होती है, 250 से 500 मिलीमीटर, और वो ज्यादातर कब होती है, मूनसून के टाइम पे, क्योंकि अपर इंडस लोअर इंडस के अंदर में मूनसून के टाइम पे रेनफॉल मिलती है, और उसमें भी लोअर इंडस को कम मिलती है, अपर इंडस को ज्यादा मिलती है। जबकि नॉर्दर्न एरियाज पे चले जाओ, ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहां पर कन्वेक्शनल करंट वाले भी जो एवापोरेट होके वहीं पहुंच रहे हैं बादल, वेस्टर्न डिप्रेशन से जो आ रहे हैं, वेस्टर्न डिप्रेशन से जो हवाएं आ रही हैं, तो वो भी पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट की तरफ बरसा रहे हैं, तो नॉर्दर्न एरियाज कवर हो गए ना उसमें, ठीक है। इसके अलावा मूनसून रेनफॉल भी पाकिस्तान के अपर इंडस प्लेन और नॉर्दर्न एरियाज को ज्यादा इफेक्ट कर रही है, मूनसून विंड्स उस तरफ ज्यादा जा रही है, ठीक है। हो सकता है मूनसून विंड्स काराकोरम रेंज तक ना जाती हो, लेकिन हिमालय तक तो जाती हो सकता है हिमालय के पहाड़ों पे रुक जाती हो, क्योंकि उससे ऊपर हवा का ट्रेवल करने से ना, उससे पहले मॉइस्चर हवा का खत्म हो जाता है, और फिर वो हिमालय के पहाड़ों को पार करके काराकोरम तक शायद पहुंच सकती हो। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाइयों पे भी तो बादल क्रॉस नहीं कर पाते, वहीं बह जाते हैं ना फिर, सही है। एनीवेज, तो ये आप इसकी सीजनल वेरिएशन का और लाइफ स्टाइल और इंपैक्ट पढ़ते रहेंगे, आप समझते रहेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कभी कारिज का लफ्ज आ जाए तो कारिज तो एक मिसाल है इरिगेशन की। इरिगेशन कैनाल्स के जरिए होती है, बहुत सारी जगहों पर कैनाल्स नहीं पहुंचते, तो वहां पर क्या होता है, देखते हैं कि पहाड़ है, पहाड़ के बीच में अगर पूरी सुरंग खोदी जा सकती है और वो सुरंग पानी की किसी सोर्स से कनेक्ट हो रही है तो पानी वहां से आ सकता है। उस सुरंग की सफाई के लिए बीच बीच में शाफ्ट्स बने हुए होते हैं। इनफैक्ट सुरंग की खुदाई भी ऐसे नहीं होती, वो शाफ्ट्स के जरिए होती है, जैसे कि आप लोग को बता चुका हूं पहले मैं। इसके अलावा वेल्स के जरिए भी इरिगेशन होती है कि जमीन में ट्यूब्स डाली गई, फिर उसको हैंड पंप से खींचा गया तो वो ट्यूब वेल कहलाती है। एक तो होता है ट्यूबवेल और एक होता है पक्का कुआं जो पूरा खोदा जाता है, जिसमें बाल्टियां डाली जाती है और पानी निकाला जाता है, ठीक है। तो उन वेल्स के जरिए भी इरिगेशन होती है। ये इरिगेशन का मतलब क्या है, बारिश के अलावा वाला पानी, बारिश और दरिया के बहाव के अलावा वाला पानी। दरिया का बहाव जहां से बह रहा है उसमें से कट्स निकाल के कैनाल्स बना दे, कैनाल इरिगेशन हो गई। जमीन के अंदर से पानी निकाला, ग्राउंड वाटर को जिसे हम कहते हैं, ग्राउंड के अंदर वाटर जो होता है उसको पंप करके निकाला, तो वो कहलाया वेल्स के जरिए इरिगेशन। अब वो चाहे ट्यूब वेल्स हो या पक्के वेल्स हो जो कि वो पूरे खोदे जाते गोल, ठीक है। पहाड़ों के जरिए अगर आप पानी को लेके आ रहे हो तो वो कारिज सिस्टम है, वो भी एक इरिगेशन का सिस्टम है, क्लियर है। तो नेचुरल बहाव के अलावा जितने भी आर्टिफिशियल तरीके हैं पानी का बहाव बनाने के या पानी हासिल करने के, वो क्या है, इरिगेशन। तो कैरिज एक मिसाल है उसमें से। हाईलैंड क्लाइमेट के अंदर एक मिसाल है, जैसे बहुत कोल्ड विंटर्स होती है, समर्स तो बहुत शॉर्ट होती है, तो बहुत कोल्ड विंटर्स में क्या हो जाता है उनका, बहुत मुश्किल अगर लाइफस्टाइल हो गया और बहुत ज्यादा स्नोई हो गया और बहुत ज्यादा, अच्छा बहुत ज्यादा कोल्ड उसमें एनवायरमेंट में, तो आप क्रॉप फार्मिंग भी नहीं कर सकते, क्रॉप सर्वाइव नहीं करेंगे उस सर्दी। चंद किस्म के फल अगर सर्वाइव कर गए तो वही उग सकते हैं, और फल जो है ना क्रॉप नहीं होते, फल का दरख्त तो लगा ही रहता है ना। क्रॉप्स तो क्या होती है, फसल लगाई 3 महीने, उसके बाद 3 महीने उगी और उसके बाद उसको कटाई कर दी, जमीन फ्लैट हो गई। दरख्तों में थोड़ी होता काट दे, दरख्त तो लगे हुए हैं, तो जो दरख्त लगे हुए हैं उससे फ्रूट फार्मिंग हो सकती है ज्यादा सर्द मौसम, और वो भी उसमें भी हर फ्रूट नहीं उगता, जो सर्दियों में उगते होंगे सिर्फ वो उगते होंगे, ठीक है। अच्छा, सर्दियों में हाईलैंड क्लाइमेट में एक चीज है, कोई एडवेंचरस लोग जो होते हैं ना, वो इतनी हार्श विंटर्स के अंदर कोशिश चाहते हैं कि हम जाएं। एक तो बर्फबारी मिलने के चांस ज्यादा, दूसरा हार्श क्लाइमेट में हम बस देखना चाहते हैं सीनिक ब्यूटी के माउंटेन्स जो है सर्दियों में कैसे लगते हैं, और ऐसे वेदर में कुछ होते हैं जो क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक मैंने मिसाल दी थी निर्मल पुरजा की, ही वाज द फर्स्ट पर्सन
टू समिट K2 इन विंटर्स। बहुत से लोगों ने K2 समिट किया है, K2 पे बहुत से लोग चढ़े, विंटर्स में नहीं चढ़े। निर्मल पुरजा वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू सो। सेकंड पर्सन कुड हैव बीन मोहम्मद अली सतपारा, ठीक है, वो जो चढ़ गया था लेकिन वो फिर सर्वाइव नहीं किया वहां, तो वहीं डेथ हो गई। इसके अलावा मे बी निर्मल पुरजा के ग्रुप में और भी अफराद हो जो चढ़े थे, अकेला ना हो वो, मेरे ख्याल से अकेला नहीं होगा, और भी उसके ग्रुप में कुछ अफराद होंगे। अच्छा, इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का क्या फर्क पड़ता है क्लाइमेट पे? लैटिट्यूड से तो बहुत फर्क पड़ता है क्लाइमेट पे। आप जितने ज्यादा अपनी अर्थ के अंदर, जितने ज्यादा ऊपर है ना आपका मुल्क, जितने ज्यादा ऊपर लैटिट्यूड में या जितने ज्यादा इक्वेटर से नीचे वाले लैटिट्यूड पे, उतना ही आपका सर्द क्लाइमेट होगा। और जितने ज्यादा आप ट्रॉपिक्स के दरमियान है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान है, उतना ज्यादा आपका गर्मियों का मिलने का चांस ज्यादा है, ठीक है। ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है सारी, जिसमें इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मियां होती है, वो कब होती है? जून वाले महीने, जून के आसपास वाले महीने। और इक्वेटर से लेकर साउथ का जो टॉपिक है उसका नाम है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनमें गर्मियां कब आती है? दिसंबर वाले महीनों, दिसंबर और ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप करीब होगे इक्वेटर के, उतना ज्यादा आपका हॉट क्लाइमेट होगा। तो लैटिट्यूड से तो फर्क पड़ता है आप कितने सीढ़ी ऊपर हो, कितने सीढ़ी नॉर्थ और कितने सीढ़ी साउथ हो। जितने ज्यादा साउथ पे हो उतना कोल्ड, जितने ज्यादा नॉर्थ पे हो उतना कोल्ड। लॉन्जिट्यूड से ऐसा सच नहीं फर्क पड़ता कोई खास क्लाइमेट के ऊपर। लॉन्जिट्यूड से ज्यादा घंटों में फर्क पड़ जाता है कि सूरज निकला लाहौर में पहले, तो लाहौर पहले गर्म हो गया। कोयटा लाहौर से आधे घंटे बाद गर्म हुआ, कि कोयटा ने सूरज को थोड़ी देर बाद देखा। दुबई जो है पाकिस्तान से 1 घंटे बाद गर्म हुआ। ये 1 घंटे का 2 घंटे, जितने घंटे आप लॉन्जिट्यूड, जितनी देर में आपकी अर्थ घूम रही है ना पूरे दिन में, तो सूरज को फ्रंट से देख रहे हो तो 24 घंटे में ही हो जाता है ना सबका, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूड से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप लॉन्जिट्यूड पे कितना आगे हो। अब यहां पर यही वाली बात मैं जरा तस्वीर को उस तरफ करके माउस चला के करता हूं, वर्बली बहुत सारी हो गई। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जो है वो यहां पर है, ठीक है, और लेट्स सपोज अभी वो टाइम चल रहा है जून का टाइम चल रहा है, तो उस वक्त ये सारा हिस्सा रेड कर रहा हूं मैं, ज्यादा डार्क रेड कर रहा हूं, ऊपर थोड़ा सा लाइट रेड कर रहा हूं, ठीक है ना, उससे ऊपर और लाइट रेड कर रहा हूं, उससे ऊपर तो हल्का हल्का रेड, मतलब मेरे पास एक रेड ही कलर है। पॉइंट इज कि क्या हो रहा है, जो ज्यादा करीब है इक्वेटर के वो ज्यादा गर्म हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, लैटिट्यूड से फर्क पड़ रहा है। लॉन्जिट्यूड से क्या फर्क पड़ेगा? पहले सूरज को इन ममालिक ने देख लिया, तो पहले इनको दिन मिल गया, इनके पास 12 बज गए पहले, तो 12 बजे वाली धूप इनके पास आई तो थोड़े ज्यादा गर्म हो गए। उसके बाद 1 घंटे बाद ये वाले ममालिक ने सूरज देखा, 2-4 घंटे बाद इन ममालिक ने देखा, सही ना। तो जो जब सूरज देख रहा उसकी तब तक वो गर्म, तो एक 24 घंटे के अंदर ही सबको अपना बराबर वेदर मिल रहा है, जो सबको अपना बराबर टेम्परेचर मिल रहा है। तो लॉन्जिट्यूड से इतना फर्क नहीं पड़ता क्लाइमेट पे। ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? लाहौर ने पहले सूरज देखा, लाहौर में गर्मी पहले आ गई, थोड़ी सी दिन की गर्मी रोशनी पहले आ गई, 1 घंटे बाद जो है अफगानिस्तान में गर्मी आ गई, उसके 1 घंटे बाद शायद कहीं अरब की किसी कंट्री में गर्मी आ गई। फिर लेकिन लैटिट्यूड से पूरे सालों साल का क्लाइमेट का पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर लैटिट्यूड में आप फॉर एग्जांपल इक्वेटर के करीब है आपकी कंट्री, तो बहुत ज्यादा रेड है, ठीक है, और इक्वेटर से थोड़ी सी दूर है तो हल्की रेड है, बहुत दूर है तो बिल्कुल ही हल्की रेड। ये बार बार रिपीटेशन इसीलिए की जा रही है ताकि आप लोग इसमें पक्के हो जाए, और एक दफा किसी को समझा दिया आपने खुद से तो फिर बेहतरीन पक्के हो जाने आप इसमें। और बाकी थ्योरी क्यों पढ़ रहे? जो आपका कॉन्सेप्ट है वो पहले से पता है, उसको इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ देख लिया एक दफा, ताकि आपकी थोड़ी सी आपके पास वोकैबुलरी भी आए, बिकॉज आपके सिलेबस की आपकी रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट कि आप राइट वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें पेपर के अंदर, सही। ये सारी चीजें पहले हो चुकी है। ये देख रहे हैं, यहां देख रहे हो लिखा है लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, नॉर्दर्न एरियाज, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कितना दूर हो जाता है सूरज। क्यों? क्योंकि अर्थ गोल होने की वजह से तो ये हिस्सा दूर है, फिर सूरज भी गोल है, उसका भी दूसरा हिस्सा दूर है, ठीक है ना, तो बहुत दूरी बढ़ जाती है। तो जो सारे करीब तरीन एरियाज है वो हॉट है। करीब तरीन एरियाज कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये सूरज के करीब तरीन एरियाज है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के करीब तरीन एरियाज है, उसमें से भी आधा कर दो कि कुछ है जो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, जो कि जून के महीने में ज्यादा गर्म होता है, जबकि इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है दिसंबर के महीने में ज्यादा गर्म होता है। क्लियर है? इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट टेम्परेचर ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट का लफ्ज मैं हटा रहा हूं, कंफ्यूज ना करें आपको। इन्फ्लुएंस ऑन द डे लेंथ। अब यहां पर टॉपिक देखो,
लैटिट्यूड का इन्फ्लुएंस क्या है? लैटिट्यूड मतलब आप इक्वेटर से कितने ऊपर हो या कितने नीचे हो। अभी हम पाकिस्तान इक्वेटर से ऊपर है उसकी बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं इक्वेटर से, टॉपिक ऑफ कैंसर के पास पास है। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है टेम्परेचर पे? पाकिस्तान का टेम्परेचर ट्रॉपिकल नहीं, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज वाला टेम्परेचर है। जितनी गर्मी सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में पड़ती है वैसी पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। लेकिन जितना ऊपर लैटिट्यूड की तरफ चले जाओ, क्योंकि स्टार्ट तो पाकिस्तान 24 डिग्री नॉर्थ से हो रहा है, वो ज्यादा गर्म है, 25 डिग्री ज्यादा गर्म है, 26 डिग्री भी गर्म है, 27-28, लेकिन 30-35 डिग्री तक चले जाओ ना अगर पाकिस्तान, तो गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि सूरज से दूर है, थोड़ी गर्मी कम हो जाती है। लेकिन गर्म होना चाहिए था, फिर भी गर्म क्यों नहीं है? थोड़ा गर्म तो होना चाहिए था, फिर भी इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि ना सिर्फ सूरज से दूर है बल्कि एल्टीट्यूड भी बहुत ऊपर है। तो हिमालयन रेंज और कराकोरम रेंज का इतना बर्फानी होने की वजह ये है सिर्फ कि वो जो है ना लैटिट्यूड वाइज थोड़ा सा ऊपर है? नहीं, थोड़ा इतना ऊपर थोड़ी है कि इतनी बर्फ जम जाए, है तो करीब करीब ना 24 का 25, 26, 27। आपके इंडस प्लेन जो है वो 28-29 डिग्रीज नॉर्थ होंगे, और इंडस प्लेन के फौरन बाद आपका हिमालयन रेंज शुरू हो जाती है। तो इतना दूर तो नहीं हुआ, तो फिर इतना सर्द कैसे हो गया? वो उसके एल्टीट्यूड की वजह से सर्द हुआ, पहाड़ है इतने ऊंचे ऊंचे, ऊंचाई की वजह से सर्द हुआ। क्लियर है? तो टेम्परेचर जो है लैटिट्यूड टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, लैटिट्यूड जो है मानसून का इंपैक्ट लेके आता है। आप लैटिट्यूड में अगर 37 नहीं 40-50 डिग्री से शुरू हो रहे होते, हम तो 24 डिग्री से शुरू हो रहे हैं ना, अगर 50 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहे होते, चाइना के आसपास कहीं उससे ऊपर होते, तो हम तक तो मानसून पहुंचता ही नहीं। मानसून तो नीचे ही बस इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर खत्म हो जाता है। सही जी? तो हमारे लैटिट्यूड की पोजीशन की वजह से हम तक मानसून पहुंचता है। सीजनल वेरिएशन हमारे जो जितना, अगर हम 24 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो उसका जो सीजन है, और जो 37 डिग्री है नॉर्थ उसका सीजन है, उसमें भी थोड़ी वेराइटी है। पर फिर बता रहा हूं उसमें जो इतनी बड़ी वेराइटी है ना, कि आपका जो कोस्टल क्लाइमेट, और कोस्टल क्लाइमेट के बाद लोअर इंडस प्लेन जो सिंध वाला बाकी हिस्सा है, तो वहां पर बहुत गर्मी है, जबकि नॉर्दर्न एरियाज पे चले जाओ तो वहां पर इतनी सर्दी है, इसलिए क्योंकि लैटिट्यूड में वो बहुत ऊपर है। ये हल्की वजह बन सकती है इस पॉइंट को, बल्कि मुझे काट भी देना चाहिए। असल सीजनल वेरिएशन इसलिए नहीं है कि वो लैटिट्यूड में थोड़ा सा ऊपर है नॉर्दर्न रीजन, लैटिट्यूड में कुछ स्टेप्स भले ऊपर हो, असल सर्दी नॉर्दर्न एरियाज में क्यों है? क्योंकि उनकी जमीन की जो हाइट्स है, एल्टीट्यूड है, वो बहुत ऊंचाई पे। क्लियर है? आप लोगों से बात गुफ्तगू के दौरान लैटिट्यूड का लफ्ज भी यूज कर रहा हूं, एल्टीट्यूड का लफ्ज भी यूज कर रहा हूं। आपको पकड़ना है कि एल्टीट्यूड मतलब हाइट, लैटिट्यूड मतलब आप इक्वेटर से कितना दूर हो। तो इक्वेटर से 24 डिग्री नॉर्थ पे अगर हमारा कराची है, 25-26 डिग्री पे सिंध होगा, 27-28-29 तक पहुंच के पंजाब होगा, तो 30 ज्यादा 30-32-33 तक नॉर्दर्न एरिया शुरू हो चुके होंगे। तो इतना तो ऊपर लैटिट्यूड नहीं चला गया कि रशिया वाली ठंड हो, तो फिर कैसे हो गई? रशिया तक तो नहीं पहुंच गए ना, तो इतना ऊंचा एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड इतना ऊपर नहीं पहुंच गया, तो फिर इतनी ठंड क्यों? क्योंकि असल वो फर्क आ रहा है एल्टीट्यूड की वजह से, इतने ऊंचे पहाड़ हैं। अच्छा, बात कर रहे थे लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड का दिन और रात पे क्या फर्क है? लैटिट्यूड का दिन और रात पे यह फर्क है कि वो वाले एरियाज जो सूरज के ज्यादा करीब हैं उनमें दिन और रात का फर्क कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लिया जिसने गुड इनफ, नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समझने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सही है? इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप जो है ना आपका कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। मोस्ट ऑफ इट इज कॉन्सेप्चुअल राइट नाउ। आपके पेपर के अंदर इसमें से किसी चीज का भी अमल दखल आपको फील नहीं होगा, पर जहन में पूरे सब्जेक्ट को बिठाने के लिए प्यारी बात है बहुत। अब ये मिसाल के तौर पे अब मैं एक चीज बना रहा हूं, यहाँ पर ये हाईलाइट करता जा रहा हूं, ठीक है, इस पट्टे को पूरे, ये पट्टा मैंने हाईलाइट किया, दिस इज वाई, बिकॉज आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर अभी सूरज का टिल्ट है, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फेयर को मैं यहां पर येलो कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अभी बताओ मुझे ज्यादा डे लाइट अगर मैं पूछूं तो 1, 2 किसको रिसीव हो रही है, 1 या 2? जितना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे ना उतनी कम डे लाइट रिसीव होगी, ठीक है। देख रहे हो, जितना ज्यादा हम ऊपर जा रहे हैं उतना हम दूर होते जा रहे हैं। सही है? तो अगर आप गौर करें तो यहां पर दूर है डे लाइट, यहां पर ज्यादा करीब है। जितना करीब है उतनी डे लाइट, राइट, और जितना इक्वेटर से दूर है, इक्वेटर ये बीच में, इक्वेटर से जितना दूर है उतनी कम डे लाइट, राइट। तो पाकिस्तान के जो
इक्वेटर से करीब वाला हिस्सा है ना, उसमें अभी आपको लग रहा है डे लाइट ज्यादा है, और इक्वेटर से दूर वाले में डे लाइट कम है। मे बी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सूरज वहां पर मौजूद होगा, ठीक है, सूरज वहां पर मौजूद होगा। उस पॉइंट पे आप कहोगे कि जो नॉर्थन वाले एरियाज पे तो बहुत कम डे लाइट मिल रही है, साउथ वाले पे फिर ज्यादा मिल रही है। आपका ये जो मिडिल वाला रीजन है, जो बात करना चाह रहा हूं, गौर कीजिएगा, ये जो मिडिल वाला रीजन है ना, जिसपे डे लाइट यहां पर अभी रिसीव हो रही है, इसकी जो लोकेशन है ये वाली, अभी हमारा नॉर्थ ज्यादा फेस कर रहा है सूरज को, जबकि यहां पर हमारा साउथ ज्यादा फेस कर रहा है सूरज को। अब चाहे साउथ ज्यादा फेस कर रहा हो सूरज को, या हमारा नॉर्थ ज्यादा फेस कर रहा हो सूरज को, जो इक्वेटर के करीब वाले एरियाज है ना, उनके ऊपर वेरिएशन कम आएगी, ज्यादा वेरिएशन आएगी जो इक्वेटर से दूर है। इक्वेटर से दूर है तो जब वो ठंडे होंगे तो बहुत ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट ठंडा नहीं बोलता, वरना आप कहोगे गर्म होंगे तो बहुत गर्म हो जाएंगे। इक्वेटर से जो करीब है और इक्वेटर से जो दूर है, उनमें वेरिएशन पता है कैसे आएगी? अब आप ये जरा गौर करिएगा कि पाकिस्तान इस तरफ, पाकिस्तान को मार्क कर रहा हूं खाली मैं, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इस तरफ लाई करता है पाकिस्तान, ठीक है। बात क्या कर रहे हैं हम? दिन और रात का फर्क। तो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि जो पाकिस्तान के अगर नॉर्दर्न एरियाज है ना, उनमें दिन रात का फर्क ज्यादा है एज कंपेयर टू साउदर्न एरियाज। पाकिस्तान के साउथ में अगर गर्मियों में भी फर्क पड़ा ना, तो दिन अगर 13 घंटे का हो गया तो रात ज्यादा 11 घंटे, 13 और 11 का हुआ। लेकिन ज्यादा नॉर्दर्न एरियाज पे चले जाओ ना पाकिस्तान के, तो 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात भी हो सकता है। क्लियर है? इतना बड़ा फर्क भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर फेस कर रहा है सूरज को, सही है, तो हमारा जो दिन और रात का फर्क है ना कराची वाले जोन का, वो सूरज की तरफ अभी जितना आ रहा है, जितना सूरज को फेस कर रहा है सामने, एक पॉइंट आएगा जब हमारी अर्थ जो है, साल का एक वक्त ऐसा आएगा कि सूरज उस तरफ होगा अर्थ के, अर्थ इस तरफ होगी, सूरज इस तरफ होगा, राइट। एक वक्त ये वाला आएगा, और जब ये वाला वक्त आएगा तब भी पाकिस्तान का जो है ना मॉडरेट ही होगा। रात लंबी होगी तो इतनी लंबी नहीं होगी कि 14 घंटे की रात हो गई, 13 घंटे तक की रात पहुंची और 11 घंटे का दिन हो गया। और जब दिन लंबा हुआ तो इतना लंबा नहीं हो गया कि दिन ही दिन बमुश्किल 13 घंटे तक का हुआ और रात 11 घंटे तक की हो गई। ये कौन सा कराची या सिंध वाली जगहों का टाइम लेंथ है। लेकिन जब नॉर्दर्न एरियाज पे जाओगे तो नॉर्दर्न एरियाज क्योंकि दूर है इक्वेटर से, तो उनका इंपैक्ट भी ज्यादा आता है। मतलब वो अगर सूरज के इस तरफ मौजूद है या इस तरफ मौजूद है, दोनों तरफ में अलग अलग सिचुएशन है। जब दिन लंबा होता है, जब रात छोटी होती है तो 10 घंटे की हो जाती है, और जब रात बड़ी होती है तो 14 घंटे तक चली जाती है। अगर आप किसी बॉल को टेढ़ा करो, उस बॉल के ऊपर कोई पॉइंट डालो और उस बॉल को किसी बड़ी बॉल के सामने रखो, तो वो पॉइंट जो फेस कर रहा होगा ना, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होगा, और एक पॉइंट थोड़ा और ऊपर डालो, जो बीच वाला पॉइंट है ना, वो चाहे यहां रखो या चाहे दूसरी तरफ रखो, वो कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। जो ऊपर वाला पॉइंट है या तो बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, मतलब वो या तो बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा या फिर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, वो बीच में एवरेज आउट नहीं हो रहा होगा। जो बीच वाला पॉइंट है बीच में एवरेज आउट हो रहा होगा। तो अर्थ का जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, खासतौर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान वाला पूरा हिस्सा, वो अगर दिसंबर की बात कर ले या जून की बात कर ले, उनका जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है वो एवरेज आउट हो रहा होगा। 11 घंटे का दिन, 13 घंटे की रात, या 13 घंटे की रात और 13 घंटे का दिन और 11 घंटे की रात, ये कर लो। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज पूरे अर्थ के अंदर ऐसी होंगी कि चाहे सूरज के वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, 12-12 घंटे ही रहेंगी, कि कभी चाहे वो टॉपिक वो होंगी यकीनन इक्वेटर के टिप के ऊपर वो कंट्रीज, कि जो सूरज के बिल्कुल इस तरफ हो दिसंबर वाले टाइम पे या जून वाले टाइम पे, दोनों सूरतों में और दिन और रात 12 घंटे के होते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सूरज से अवे हो जाए, और सूरज के सामने ही होते हैं। समझ आ रही बात? अगर ये बंदा खड़ा है ना जहां, ये अगर ऐसी जगह पर खड़ा है, ये देखो, ये यहां जहां बंदा ही खड़ा है, मेरा माउस है, ये इस तरफ खड़ा है। अब आप कुछ भी कर लो, एक मिनट रुक जाओ, ये मैं इस बंदे को यहां खड़ा करता हूं, ठीक है, इस पे ये बीच वाला एरो आ रहा है, सूरज की शुआएं आ रही है, वहां ले जाओ तब भी सूरज की शुआएं डायरेक्ट आ ही रही है ना। अर्थ को यहां तक ले आओ तब भी कोई ना कोई सूरज की शुआ वहां तक पूरी डायरेक्टली पहुंच रही है। उसके बाद अर्थ को यहां पर लेके फिर वापस ले आओ, तो कुछ एरियाज होंगे जो सूरज की शुआ को मिस कर रहे होंगे। जैसे अगर ये बंदा यहां खड़ा होता, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा ना, उतना ज्यादा चांस है वो सूरज की शुआएं मिस कर जाएगा।
कभी बहुत ज्यादा होगी और कभी बहुत बिल्कुल ही नहीं होगी, लेकिन जितना ज्यादा मिडिल में इसको लेके आऊं मैं, तो चाहे सूरज ऊपर नीचे हो रहा हो, ये देख रहे हो इसको बराबर मिल रहा है, और ज्यादा इसको यहां पर ले आता हूं नीचे, तो अब इसको यहां देखना सबसे ज्यादा इसको डे मिल रहा है, इनफैक्ट यहां नहीं, यहां इस पॉइंट पे इसको दोनों सूरतों में, चाहे ऊपर जा रहा हो सूरज नीचे जा रहा हो, दोनों सूरतों में इसको इसका दिन पूरा मिल रहा है, ठीक है, 12 घंटे का। ये बात समझना डे लेंथ को समझने के लिए था, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना समझ लो कि पाकिस्तान में रहते हुए जो नॉर्दर्न रीजन है उनकी डे लेंथ का फर्क ज्यादा, दिन और रात का फर्क ज्यादा हो जाता है। जब दिन लंबे होते हैं, मतलब जून वाले महीनों में, तो शायद 14-14 घंटे के दिन और 10-10 घंटे की रातें, और जब रातें लंबी होती है, मतलब दिसंबर वाले महीनों में, तो शायद 14-14 घंटे की रातें हो और 10-10 घंटे के दिन हो। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की बात नहीं करें, साउदर्न पे आ जाए, कराची की बात आ जाए, तो अगर दिन लंबे हुए तो ज्यादा से ज्यादा कराची के दिन जो है 13 घंटे पे पहुंचे और रातें 11 घंटे की हुई उस वक्त। और जब रातें लंबी हुई जैसे कि दिसंबर में, तो ज्यादा से ज्यादा 13 घंटे की रात हुई और दिन जो है 11 घंटे का हुआ। कराची से और नीचे चले जाओ, अरेबियन सी के अंदर कश्ती लेके निकल जाओ, और अरेबियन सी की कश्ती में अरेबियन सी की तरफ जाते 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 थोड़ा सा साउथ पे और आ जाओ, या इंडिया के जो बिल्कुल इंडिया की जो टिप है ना उस तरफ वाले एरिया की बात करूं, अगर इंडिया की टिप है इस वाले एरिया की बात करूं, तो इनमें क्या होता होगा, इनमें दिन और रात का फर्क ज्यादा नहीं होता होगा, चाहे आप वो दिसंबर उठाओ या जून उठाओ, शायद ऐसा होता होगा 11.5 घंटे का दिन तो 12.5 घंटे की रात, या 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात भी हो सकता है पॉसिबली, पूरे ही साल। समझ आ रही है बात? जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते हैं दिन रात का फर्क बढ़ता जाता है। तो एल्टीट्यूड लैटिट्यूड में ये बात समझना, नॉर्दर्न पाकिस्तान में दिन रात का फर्क ज्यादा होता है, साउदर्न पाकिस्तान में दिन और रात का फर्क कम होता है, जिसकी मिसाल यहां पर दे दी गई है। उसके बाद आ जाता है एरिया लॉन्जिट्यूड एंड इट्स इन्फ्लुएंस का। लॉन्जिट्यूड का इन्फ्लुएंस क्या होता है? लॉन्जिट्यूड का एक सिंपल इन्फ्लुएंस है, ज्यादा क्या होगा, सूरज देर से निकलेगा, लॉन्जिट्यूड लंबी लाइन है ना ऊपर से नीचे वाली। तो अब मैं इसको हटा देता हूं जरा और लॉन्जिट्यूड वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। ये अर्थ है, ये भी रोटेट नहीं हो सकती, मेरे पास जो यहां पर है ये रोटेट नहीं हो सकती, ठीक है। ज्यादा क्या होगा कि जो 60 डिग्री ईस्ट वाली जगह है उसने पहले सूरज देख लिया, उसके बाद 30 डिग्री ईस्ट वाली ने देखा, फिर 0 डिग्री ने देखा, फिर सही दुनिया ऐसे घूमती है ना। तो इसी तरीके से दुनिया से घूमने अगर पाकिस्तान में रहते हुए बात करें तो क्या होने लगा है, पाकिस्तान में रहते हुए बात करें अगर, तो सूरज ईस्ट से निकलता है, तो सूरज जिस तरह मेरा माउस इस तरफ होगा, राइट, अर्थ यूं घूमेगी, तो दिन कहीं पर हो रहा है, फिर रात हो रही है। अच्छा आप ये मत समझो कि साइड पे सूरज, आप समझो आप खुद सूरज हो, आप देख रहे हो ना स्क्रीन, तो अभी आप देख रहे हो किसको, दिन की आपने फिलीपाइंस को देखना शुरू कर दिया, तो फिलीपाइन में आप राइज होना शुरू हो गए, आप सूरज हो। फिर वियतनाम में राइज होना शुरू हो गए, फिर हल्के फुल्के आप जो है ना यहाँ पर इंडिया में भी राइज होना शुरू हो गए, इंडिया की तरफ मेरा माउस मौजूद है, ठीक है। फिर इंडिया के बाद आप हल्के हल्के पाकिस्तान की तरफ राइज होना शुरू हो गए, ये पाकिस्तान है जहां मेरा माउस, अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान में सनराइज होना शुरू हो गया। अब अगर गौर करें तो पाकिस्तान में रहते हुए आप पहले लाहौर पे राइज हुए होंगे, तो लाहौर को गर्म कर, लाहौर में गर्मी पैदा करना शुरू कर दिया आपने, सूरज हुआ, फिर लाहौर के फौरन बाद 15-20 मिनट आधे घंटे बाद आप कहां राइज होना शुरू हो गए, कोयटा वगैरह में, ठीक है, कोयटा वगैरह यहां पर आएंगे, ठीक है। तो वहां पर अब आपने जो है ना हीट देना शुरू कर दी। तो लॉन्जिट्यूड से फर्क सिर्फ यह पड़ता है कि लॉन्जिट्यूड का कौन सा वाला हिस्सा सूरज की तरफ आना शुरू हो गया, वो हीट अप होना शुरू हो गया। लॉन्जिट्यूड से क्लाइमेट पे पूरा कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, वो बस उस 1-2 घंटे का हीट डिफरेंस आ जाता है कि इस वक्त लाहौर के अंदर टेम्परेचर इतना है, कोयटा में नहीं। तो भाई सूरज लाहौर में मुंह पे खड़ा हुआ है, कोयटा में अभी आधे पौने घंटे बाद देख लेना, सही। यही वाली बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट पे तो कोई खास इंपैक्ट है ही नहीं, मतलब लॉन्जिट्यूड का क्लाइमेट पे, क्लाइमेट तो ये होता है पूरे साल हीट कहां होती है और कहां नहीं होती है, या 6 महीने हीट रहती है और 6 महीने कोल्ड रहता है, ये होती है क्लाइमेट वाली बात है। ये थोड़ी आधे घंटे हीट अप हुआ कराची, उसके बाद जाके गवादर हीट हुआ आधे घंटे बाद, तो कराची का क्लाइमेट ये है कि आधे घंटे आ गए हो भाई, दिस इज लॉन्जिट्यूड, वी डोंट यूज द वर्ड ऑफ क्लाइमेट विद लॉन्जिट्यूड। डे लेंथ पे क्या फर्क होगा, डे लेंथ पे फर्क नहीं होगा, डे के टाइमिंग में फर्क होगा, पहले कई दिन हो जाएगा बाद में कई दिन होगा, उसकी लेंथ पे फर्क नहीं होगा कि 13 घंटे का दिन और 11 घंटे का, इसका ताल्लुक लैटिट्यूड से लॉन्जिट्यूड से नहीं है, दिन और रात के फर्क का ताल्लुक इसमें ये हो जाएगा, ज्यादातर कहीं पर दिन पहले निकला है फिर बाद में कहीं निकला, ये होता है इसमें। सो ये इसके आपके लॉन्जिट्यूड के हवाले से एस्पेक्ट दिए हुए हैं और कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली लॉन्जिट्यूड के हवाले से जो है ना इसमें नीचे एक बात लिखी हुई है, आप ये देखो, ये 2 कॉलम है, एक कॉलम ये बना हुआ है, एक कॉलम ये बना हुआ है, लेकिन लॉन्जिट्यूड जो है उन दोनों कॉलम का एक साथ बना हुआ है,
क्योंकि ये दोनों कॉलम की हेडिंग देखो, नॉर्थ और साउथ। लॉन्जिट्यूड नॉर्थ और साउथ पे वर्क ही नहीं करता, वो तो ईस्ट और वेस्ट पे वर्क करता है। लॉन्जिट्यूड की जो वर्किंग है वो ईस्ट और वेस्ट वाली है, तो इसलिए नॉर्थ और साउथ के टूटे हुए कॉलम जो है ना, उसमें ये अलग से एक लाइन आपको जुड़ी हुई दिख रही है। अगर मैं आपको बॉर्डर्स बनाऊं तो आपके लिए समझना और ज्यादा आसान हो जाएगी। देख लो, ये बीच में एक पूरी जुड़ी हुई लाइन है। ये इस एरिया पे मैंने ज्यादा एफर्ट्स इनपुट कर दिए, इसको सुनते हुए जितना समझ लिया फाइन है, वरना आगे बढ़ जाना। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में रुक मत जाना कि मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज ये एरिया बाकायदा फिजिकल उसके साथ समझाया जा सकता है, या तो एनिमेशंस के साथ समझाया जा सकता है, या तो मैं ऐसा कोई प्रोग्राम यूज कर रहा हूं जिसमें 3D मॉडल्स बने और जिसको यूज कर रहा हूं तो समझाया जा सकता है। ठीक है। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लाइमेट का ह्यूमन एक्टिविटीज पे क्या इंपैक्ट होता है, आप SLO जरूर पढ़ना, SLO के बाद आगे पढ़ना। SLO देख लें अगर तो, द इन्फ्लुएंस ऑफ लो टेम्परेचर, आइस एंड स्नो। लो टेम्परेचर मतलब ठंडक का, बर्फ का और स्नो का, ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या होता है लोगों की जिंदगियों पे। फिर अगली बात आ रही है कि अगर थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, रेनफॉल आ रही है, बहुत खतरनाक किस्म के फ्लड्स आ रहे हैं, तो उसका लोगों की जिंदगी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरह से अगर ड्रॉट्स आ रहे हैं, मतलब खुश्की, पूरे ऐसे एरियाज है जहां पर सिर्फ खुश्की है, तो उसका लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, ये बात है। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या थी, लो टेम्परेचर, आइस और स्नो की। तो यहां पर चैलेंजेस लिखे हुए हैं, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। एक्सट्रीम कोल्ड है अगर, तो क्या होगा, स्नो है, आइस है, कोल्ड है, तो ट्रांसपोर्टेशन का निजाम धर्म भरम हो सकता है, क्योंकि ज्यादा स्नो हो गए तो पहिए जाम हो जाएंगे, रोड ब्लॉक हो जाएंगे, और लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं। वही स्नो नीचे फॉल हो रही है, फिर ग्लेशियर्स भी शायद टूट के गिर रहे हैं साथ। ठीक है, फार्मिंग इंपॉसिबल हो जाती है लॉन्ग विंटर्स में, क्योंकि क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाती अगर उस टेम्परेचर को। तो हीटिंग एंड इंसुलेशन इज एसेंशियल। इंसुलेशन मतलब अपने आप को ठंड और गर्मी से रोकने के लिए बीच में एक लेयर लगती है इंसुलेटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रिज है, फ्रिज के दरवाजे में इंसुलेशन की लेयर होती है, वो क्या होती है, फोम होता है, थर्माकोल कह लो, थर्माकोल नहीं होता, थर्माकोल होता है। थर्माकोल भी एक इंसुलेटर का काम करता है, जिससे ठंडक और गर्मी आर पार नहीं होती। तो आप जो जिस तरह के जैकेट्स पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आमतौर पे जैकेट पहना, लेदर जैकेट, तो ठंडक से मतलब बिल्कुल सर्द हो जाएगा लेदर जैकेट अगर ऐसे ही पहन लिया। लेदर जैकेट के पीछे इंसुलेशन है, मतलब किसी किस्म का फोम लगा हुआ है, तो फिर वो आपको ठंडक से बचाता है, राइट। तो इसी तरह से ऐसे इलाकों में जो घर मौजूद है उनको भी इंसुलेशन चाहिए होती है। उनके घरों के गिर्द उन्होंने एक्स्ट्रा पैडिंग करनी पड़ती है कि आर पार ना हो सर्दी। इनफैक्ट वो घर जो है लकड़ियों के बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी ज्यादा अच्छा इंसुलेट करता है ईंटों की बनिस्बत, लकड़ी ज्यादा अच्छा इंसुलेट करता है सीमेंट की बनिस्बत। सही, तो उनके घर भी लकड़ियों के आप देखोगे बने हुए नॉर्दर्न एरियाज में। इसके अलावा उनको हीटिंग के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, मतलब LNG भरवा के लेके आ रहे सिलेंडर, वो जला रहे हैं हीटर चलाने के लिए, या लकड़ियां जला रहे हैं, तो उस पर खर्चा है उनका। फिर उनकी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, आइस स्नो वगैरह हो तो आपके लिए चीजें एक्सेसिबल नहीं रहती, आप कहीं जा नहीं पा रहे। ऐसा हो सकता है कि बिजली का निजाम में कोई खराबी आ गई तो बिजली को सही करने की गाड़ी नहीं आ पा रही, तो कितनी चीजें इफेक्ट हो सकती हैं। फिर आपकी एजुकेशन इफेक्ट हो सकती है, आपका हेल्थ केयर इफेक्ट हो सकता है, बिजली आना बंद हो गई। या लो प्रेशर, अगर आप जिस जगह पर हो वहां पर गैस को बर्न करके बिजली बनती है, लेकिन गैस का प्रेशर ही नहीं आ रहा, तो बिजली भी नहीं बन रही, तो बिजली फराहमी खत्म। अब बिजली की फराहमी खत्म तो हॉस्पिटल्स में अगर बिजली ना हुई तो उस वक्त, ठीक है, तो ये वाले मसाइल। आप एक आइसोलेशन में चले जाते हो, ऐसा भी होता है, आइसोलेशन मतलब अलग हो गए कि रोड नेटवर्क्स के बीच में बर्फ ही बर्फ आ गई, तो अब आप अलग कट के रह गए। अब जाए तो कैसे जाए, बीच में सारे रोड्स के ऊपर तो बर्फ ही बर्फ है, पहले उतर जाना चाहिए था। लेकिन हर कोई थोड़ी ये नोमैडिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता, कुछ लोग रह भी लेते होंगे। और ऐसा भी होता अगर नोमैडिक बन के नीचे तो उतरे, लेकिन जहां तक उतरा वहां भी बर्फ ही बर्फ हो गई, तो और नीचे उतरने का चांस खत्म। या लेट हो गए, उससे पहले बर्फबारी शुरू हो गई, अब नहीं जा सकते, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारी हिंड्रेंसेस, रुकावटें आ जाती हैं आइस और स्नो की वजह से। टूरिज्म स्लो डाउन हो जाता है। टूरिज्म क्यों स्लो डाउन हो जाता है, रोड्स ब्लॉक हो गए तो नहीं, वहां तक गए फिर रोड ब्लॉक हो गया, या लैंडस्लाइड हो गए, रोड टूट गए, रोड ब्लॉक हो गए, तो उससे आगे नहीं जा पाए नॉर्दर्न एरियाज में। अक्सर टूरिस्ट बोलते हैं नहीं बात। इसके अलावा ग्लेशियर्स जो है वो एवेलांच की सूरत अख्तियार कर गए, तो बेटा लैंडस्लाइड और एवेलांच में जमीन और आसमान का फर्क है। लैंडस्लाइड कुछ पत्थर टूट के गिर जाना है, एवेलांच मतलब एकदम स्नो का पूरा पहाड़ के ऊपर से स्टॉर्म आता हुआ। वो जब मौका मिला तो मैं कोई एक आध वीडियो में आपको दिखा दूंगा, बल्कि इसमें बारकोड लगा दूंगा, वो वीडियो देख लेना, तो आपको वो उसका एवेलांच और लैंडस्लाइड का फर्क पता चल जाएगा। दोनों में नीचे आ रही है, ग्लेशियर्स नीचे आ रहे हैं, या ग्लेशियर्स के पत्थर के टुकड़े टूट के नीचे आ रहे हैं लैंडस्लाइड, लेकिन पूरा पूरा ग्लेशियर उठ के नीचे आ रहा है, दैट्स एवेलांच। एवेलांच का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड करते तो एवेलांच हो गया, क्लियर है। तो वो कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, बिजली की तारें, या फिर टेलीफोन की तारें, या फिर इंटरनेट की तारें, जो भी कम्युनिकेशन की तारें कौन सी होती है, टेलीफोन की या इंटरनेट की तारें, कम्युनिकेशन वायर्स हो गए।
बिजली की तारें हो गई, या फिर आपकी जो है ना वाटर के कोई वो पाइप्स वगैरह गुजर रहे हैं, या सेवेज का कोई निजाम गुजर रहा है, या फिर आपके गैस की अगर कोई पाइप्स गुजर रहे हो, मिसाल मुश्किल है वैसे नॉर्दर्न एरियाज में गैस पाइप्स के जरिए जा नहीं सकती इजीली, वो भर भर के लेके जाते हैं। सो ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या केबल कार्स होती है ना, उनकी केबलें टूट गई, एवलांच आ गया बीच में उसके ऊपर, सो ये बहुत सारी बर्बादी कर सकते हैं ग्लेशियर्स, एवलांच की सूरत आ गई तो ये बड़े सारे नुकसान चैलेंजेस पॉसिबल हैं कब, आइस और स्नो के होते हुए। बेनिफिट्स भी हैं थोड़े से। ग्लेशियर्स जो है जब जम जाते हैं तो एक तरह से वो आपका रिजर्व का काम कर रहे हैं, मुल्क में पानी खत्म हो जाए तो वो पिघल पिघल के पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक तो हम सोच रहे थे बारिश से हमारे डैम्स भरेंगे, बारिश नहीं हुई तो डैम्स ही नहीं, डैम से पानी से बारिश से नहीं आ रहा था, ग्लेशियर से भी तो आ रहा होता है। तो रिजर्व का काम कर रहे हैं, रिजर्वॉयर्स का काम कर रहे हैं ग्लेशियर्स, जमा हुआ पानी पिघल पिघल के मिलता रहता है दरिया को। इसके अलावा विंटर्स में टूरिज्म भी होता है, स्नोई एरिया देखने वाले लोग आते हैं कि यार स्नो है चलो तो उस विंटर का भी एक अलग टूरिज्म है। हालांकि ऊपर ही बोला है कि टूरिज्म हिंडर भी हो सकता है, टूरिज्म में रुकावट भी हो सकती है। एक तरफ ये बात करें, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि टूरिज्म को फरोग मतलब प्रोमोट भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। चंद रास्ते बंद हो गए वहां पर टूरिज्म हिंडर हो गया, चंद रास्ते खुले भी तो हैं वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं। क्लियर है? पीपल सीक न्यू इनकम सोर्सेज, फिर लोगों के पास जब बर्फबारी और ये सब आना शुरू हो जाती है तो लोग नए मौके तलाश करना शुरू करते हैं कमाने के लिए। भूखे तो नहीं रह बैठ सकते ना कुछ तो ट्रेडिंग करनी है ना, तो फिर वो बैठ के फिर हैंडीक्राफ्ट्स में लग जाते हैं। जब हैंडीक्राफ्ट्स में लग के बेहतर होना शुरू हुए तो उनके हैंडीक्राफ्ट्स इतने मतलब हाथ के बुने हुए कालीन और हाथ की एम्ब्रॉयडरी किए हुए कपड़े, फिर वो जब भी टूरिस्ट आते हैं तो वो लेते हैं। तो इनके पास टाइम होता है कि कारपेट्स वगैरह बना के रख ले कर ले, ताकि जब टूरिज्म शुरू हो दोबारा से तो हम बेचेंगे, तो एक इनको ये मौका मिल जाता है। क्लियर? फिर दूसरा, जो हमारे बारिश के तूफान आते हैं, फ्लड्स वगैरह आते हैं, फ्लड मतलब सैलाब, ठीक है ना, फ्लड मतलब सैलाब, और रेन स्टॉर्म मतलब तूफान। तो स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, समंदर के अंदर से आ रहा हो, ठीक है, या एक तरफ कन्वेक्शनल करंट्स इतने जमा हो जाएं कि वो स्टॉर्म लेके आ रहे हो, जो भी है उन स्टॉर्म के साथ बारिशों के तूफान आ रहे हो या सैलाब आ रहा हो, तो उससे क्या चैलेंजेस हो जाते हैं, उससे क्या फवायद होते हैं। फ्लड का, सैलाब का फायदा क्या हो सकता है? सैलाब जब आता है जिन जमीनों पे, और जहां से उठ के आता है तो वहां से बहुत सारा एलुवियम लेके आ रहा होता है, तो उन जमीनों पे आके जमा कर देता है, और फिर जब सैलाब क्लियर हो जाता है, मूनसून के बाद वाला ऐसा, जैसे हम कहते हैं पोस्ट मूनसून हमने पीछे पढ़ा ना कि पोस्ट मूनसून जो है हमारे इंडस प्लेन्स जो है वो रिकवर होते हैं मूनसून के इफेक्ट से, कि फ्लड के इफेक्ट से। जब वो रिकवर होता है तो ऊपर क्या एलुवियम रह जाता है जमीनों पर, तो फिर खेती बाड़ी अच्छी होती है, जमीन फर्टाइल हो जाती है। क्लियर? तो फायदे जिस तरह से हैं और नुकसानात भी हैं फ्लड्स के, तो वो आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स डिस्टर्ब हो जाती है। बेटा ये लॉजिस्टिक्स का लफ्ज भी समझ लो, शायद पहली दफा आया है। सैलाब आ जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो समझ में आ रहा है कि रोडों पे हो सकता है कुछ रोड ही बह जाएं सैलाब के साथ, या हो सकता है कि ट्रैवल करने के काबिल ना हो, अभी रोड्स टूट गए, बहुत सारे रोड्स सैलाब की वजह से, तो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होती है, लॉजिस्टिक्स डिस्टर्ब होती है। लॉजिस्टिक्स का लफ्ज क्या है? एक लॉजिस्टिक्स का लफ्ज और उससे मिलता जुलता मैं लफ्ज दे रहा हूं, सप्लाई चेन। इसका मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है माल का, मतलब गुड्स का, गुड्स बोलो या मर्चेंडाइज बोलो, बेचने वाला माल जो होता है ना, माल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में जितने भी मराहिल आते हैं वो क्या कहलाते हैं? लॉजिस्टिक्स। एक फैक्ट्री ने माल प्रोड्यूस किया, वो फैक्ट्री से माल गया होलसेलर के पास, होलसेलर से गया रिटेलर के पास, रिटेलर से गया कंज्यूमर, दुकानदार से खरीद के गया और यूज कर लिया। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के जितने मरहले थे वो क्या है? ये पूरा मिलकर सेटअप क्या कहलाए? लॉजिस्टिक्स। डबल रोटी का हम तक पहुंचने के लॉजिस्टिक्स क्या है? गंदम होगी, ठीक है, रबी क्रॉप के अंदर गंदम उगाई गई, वीट, वो गंदम फिर जो है देहात से लेकर फॉर एग्जांपल शहरों में पहुंचाई गई, जहां पर बहुत सारी चक्कियां हैं, तो वहां चक्की जहां पर वो गंदम टूटती है, ग्राइंड की जाती है, मिल्स है जो, वो गंदम वहां पहुंच के उन मिल्स के अंदर टूट के आटे की फॉर्म लेती है, फिर वो चक्की, वो आटा शायद हो सकता है वो चक्की खुद बेच दे, तो चक्की वो मिल्स के साथ साथ रिटेल भी कर रही है। बहुत सारी चक्कियां ऐसी होती है छोटी छोटी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे कोई मिल्स लगी हुई है, तो वो रिटेल का काम नहीं करेंगे, वो बस आटा बना के सुपर स्टोर में देना शुरू कर जाएंगे, तो वो आटा सुपर स्टोर तक फिर आएगा, सुपर स्टोर से फिर हम खरीद के लाएंगे। तो इसके लॉजिस्टिक्स में कितने सारे स्टेप शामिल हो गए, जिसे हम कहते हैं सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। ठीक है, अब उन सारे स्टेप्स में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है ना? नहीं, आज तो ऑनलाइन का दौर है, आज के लॉजिस्टिक्स में एक और स्टेप आ गया ऑनलाइन। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करोगे तो आएगा तो रोड से ही ना माल, अभी वहां थोड़ी पहुंची कि हवा से आके ड्रॉप कर जाएगा, या ड्रॉप, या कोशिश हो रही होगी इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल हम जो बात करें मेजॉरिटी अभी माल रोड नेटवर्क से आता है, या रेलवे नेटवर्क से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, जब बहुत ज्यादा
लदा हुआ माल हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रक्स के जरिए, कंटेनर्स के जरिए होती है, पर वो रोड्स ही अगर पानी से बह गए हो या बहुत खड्डे आ गए हो तो स्लो हो जाता है ना, खड्डे बहुत आ गए रोड में, स्लो हो गई स्पीड, 3 दिन में पहुंचने वाली चीजें 6-6 दिन बाद पहुंच रही है, तो डिस्टर्ब हुई लॉजिस्टिक्स, नुकसान होना शुरू किया। तो ये मैंने एक पॉइंट मिसाल दे दी कि आपके कोई स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, रेन स्टॉर्म्स आते हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये लॉजिस्टिक्स का लफ्ज यहां क्यों लिखा है रेन स्टॉर्म के साथ, लॉजिस्टिक्स का लफ्ज यहां क्यों नहीं लिखा, आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, लेकिन माल का आमदरफ्त ज्यादातर नॉर्दर्न एरिया से नहीं हो रहा होता, ज्यादातर जो प्रोडक्शन है ना वो है इंडस प्लेन्स की तरफ, ज्यादा फैक्ट्रियां, ज्यादा इंडस्ट्री इंडस प्लेन्स में लगी हुई है, ज्यादा फर्नीचर, ज्यादा बल्ले, ज्यादा गाड़ियां, बाइकें, ज्यादा खाने पीने का आइटम, वो सब ज्यादा से ज्यादा वो क्या इंडस प्लेन्स के एरिया पे बन रहा है। तो माल का जो आमदरफ्त ज्यादा है जिस एरिया में ना, वो इंडस प्लेन, और इंडस प्लेन में स्नोज नहीं होती, स्नोफॉल नहीं होती, वहां पर रेन स्टॉर्म्स होते हैं, इसलिए इसको रेन स्टॉर्म्स की हेडिंग के अंदर डाला गया है। क्लियर है कि ये वाला चैलेंज रेन स्टॉर्म्स के अंदर आता है। तो ये चैलेंजेस सारे लिखे हुए रेन स्टॉर्म और फ्लडिंग के अंदर क्या क्या आते हैं आप रीड करेंगे आपको समझ। जैसे पावर आउटेज लिखा है, पावर आउटेज का मतलब होता है बिजली का जाना, बिजली कैसे चली गई फ्लड आने से, फ्लड आए, रेन स्टॉर्म्स आए तो ऐसा हो सकता है कि जना कई तारे गिर गई तो बिजली चली गई ना, बिजली चली गई तो क्या हुआ, घरों तक बिजली मुहैया होना बंद, बहुत मेन वायर्स अगर गिर गए तो घरों तक बिजली मुहैया होना बंद, इसके अलावा हॉस्पिटल्स तक शायद बिजली मुहैया होना बंद हो जाए, या बहुत खतरनाक फ्लड्स आ गए, हॉस्पिटल्स को बिजली नहीं मिले, हॉस्पिटल्स जो जनरेटर चला तो उसके लिए तेल भी नहीं लेके आ पा रहे तो बिजली खत्म। इसके अलावा बिजली की तारे अगर गिर जाए पानी के अंदर, लाइव तारे गिर जाए पानी में तो करंट का खदशा, कितनी डेथ्स होती है। तो ये सारे चैलेंजेस है जो रेन स्टॉर्म्स लेके आते हैं, ठीक है। और ये इनकी 2 हेड्स बनाए, अच्छा तीसरा हेड मुझे बनाना था, 6.3 भी मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ समराइज कर दिया कि ड्रॉट से भी चैलेंजेस आते हैं ना, खुश्की भी तो चैलेंजेस लेके आती है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और खुश्की फायदे क्या लाती है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। खुश्की का क्या फायदा है, एक फायदा है लोगों को हैबिट पैदा कर देती है कि वाटर मैनेजमेंट सीख जाते हैं, जहां पर खुश्की हो तो वो इरिगेशन सिस्टम में बहुत पक्के हो जाते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर खुश्की, जो एरिड क्लाइमेट है, ज्यादा एरिड और सेमी एरिड है, तो वहां पर वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी करना सीख गए, लेकिन क्या करें इसको सीख के, डैम फिर भी बनाने हैं, आता तो है वाटर मैनेज करना, लेकिन डैम तो बनाए, डैम बनेंगे मजीद तो और अच्छा वाटर मैनेज होगे, ठीक है। तो ये ऊपर के जो 2 हेड्स थे उनको यहाँ समराइज भी किया हुआ है, और तीसरी एक और हेडिंग बनानी चाहिए थी 6.3 जिसके हेडिंग का नाम होता है ड्रॉट्स एंड वाटर स्कार्सिटी। फिर उस हेडिंग की सब हेडिंग होती कि खुश्की से चैलेंजेस क्या आते हैं और बेनिफिट्स क्या आते हैं, लेकिन वो हेडिंग नहीं बनाई, वो यहीं पर मैंने समराइज कर दिया बिकॉज इट वाज नॉट सो मेजर, ठीक है। यहां पर ही आपका यूनिट खत्म होता है, यूनिट 1।